हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्कोस्टल पॉइंट। मैं सन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे कि आपको खर्च भी ना करना पड़े और आपका एडमिशन हो जाए। मतलब मैं पीएचडी के बारे में बात कर रहा हूँ। चूँकि जब आप मास्टर क्वालिफाई कर लेते हैं और आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं या जीआरएफ कर लेते हैं तो आपके सामने एक समस्या आती है कि पीएचडी में एडमिशन कहाँ लें। चूँकि आपको पता है कि पीएचडी में एडमिशन लेना भी उतना आसान नहीं रह गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग का हो जाता है पर कुछ लोग का नहीं हो पाता है, या कुछ लोग के पास नेट नहीं होता तो भी सोचते हैं कि मैं कहाँ लूँ। तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NIAS। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, जो कि बेंगलुरु में अवस्थित है। इसका जो पूरा फंक्शन है उसके बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, तो देखो, आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी संस्थान है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसके अपने कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं जो वो चाहते हैं आपसे। अगर आप इसको फुलफिल कर लेते हो तो आपका काम हो जाता है, सिंपल है। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी जगहों पे जो है लोग अप्रोच भी लगाते हैं, अप्रोच से भी एडमिशन होता है। ठीक है, बहुत सी जगह पे रिटर्न इंटरव्यू देना पड़ता है। सबकी अपनी अपनी कहानी है, वो छुपी नहीं है, जो सच्चाई है वही बता दूँगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिलहाल में। तो उस इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, कैसे आपका एडमिशन होगा, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वन वन पॉइंट करके। पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि अगर आपने नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपको वहाँ रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इंटरव्यू फेस करेंगे। और वो भी इंटरव्यू आपको डबल लेयर का इंटरव्यू है, मतलब आपको 2 बार इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, एक इंटरव्यू से आप अगर पास हो जाते हैं तो फिर आपको सेकेंड इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। पहले इंटरव्यू में आपसे बात किया थी आपके बारे में, आपके टॉपिक के बारे में, इन सब के बारे में। सेकेंड में थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, आपको चेक किया जाता है कि आप क्या सोचते हैं या फिर आप कैसे करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन होता है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है, अब मान लीजिए कि कंडीशन रखता हूँ कि आपके पास मतलब न नीट है न जीआरएफ है। ठीक है, आपने सिर्फ मास्टर पास कर लिया और आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप भी वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो है कि 55% टोटल आपका परसेंटेज होना चाहिए, मास्टर, यूजी और ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, मतलब जो भी आपके पिछली मार्कशीट हैं वो आपका 55% के ऊपर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं वहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ की जरूरत पड़ेगी। पहली ये कि आपके पास अपना रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए जो मिनिमम 500 वर्ड में होना चाहिए, मतलब 500 वर्ड में आपके पास अपना रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास एक चीज़ और होना चाहिए जिसे हम कहते हैं आर्टिकल। चूंकि वो ये देखना चाहते हैं कि जो काम आप करना चाहते हैं उस पर क्या आपने पहले कुछ किया है कि नहीं किया है। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं या रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है और वो भी आपके पास होना चाहिए, जिससे उनको ये लगे कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं करने में। ठीक है, इतना आपके पास होना चाहिए अप्लाई करते वक्त। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है और इंस्टीट्यूट आपको फंड करती है आपका पीएचडी करने के लिए। महीने का जो मैंने सुना है, आई डोंट नो व्हाट इज़ रियल, ठीक, 28 से 30 हज़ार महीने आपको वहाँ मिल जाते हैं पीएचडी करने के लिए। मैं NIS के बारे में बात कर रहा हूँ, NIAS के बारे में। ठीक है, तो इतनी कहानी होगी कि अगर आपके पास इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है और आपके पास नेट जीआरएफ नहीं है तो आपको रिटर्न और इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। अगर आपके पास जीआरएफ है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको रिटर्न से छूट मिलेगा और आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे डबल लेयर का, मतलब 2 बार आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने पैसे से पीएचडी करते हैं। ठीक है, वहाँ पर 3-4 तरह की जो है कि आपको फंडिंग की जाती है। ठीक है, बेसिकली एक फंडिंग तो वो खुद करते हैं, सेकेंड फंडिंग आपको यूजीसी करता है, थर्ड आप खुद करते हैं और फोर्थ में भी कुछ इसी तरह का कुछ प्रावधान है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं वहाँ के बारे में, इस तरीके से आपका एडमिशन होता है। और टोटल वहाँ पे सिर्फ आर्कियोलॉजी में ही नहीं बल्कि वहाँ पर जो है कि 40 सब्जेक्ट में, मतलब 40 सब्जेक्ट में एडमिशन होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब मिला करके। तो आप वहाँ के बारे में जो है कि ज़रूर देखें, अगर आपको इंटरेस्ट आए तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बाकी मैं आपको उसकी वेबसाइट पे ले चल रहा हूँ ताकि आप उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को जानें। बेसिकली आपको जो है कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, कहीं भी एडमिशन लेने के पहले आपको वहाँ का जानना बहुत ज़रूरी होता है।
ओके, सो चलते हैं उसकी वेबसाइट पे NIS की। तो हम आ चुके हैं जो है कि ब्राउज़र में, ठीक है, और गूगल आप ओपन कर लेंगे, उसमें आप जो है सीधे लिखेंगे कि NIAS.RES.in, ठीक है, इतना लिख के आप सर्च कर देंगे तो आप सीधे उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका वेबसाइट जो है कि ओपन हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है मेनू है, ठीक है। यहाँ पे उसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस बेंगलुरु। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप टॉपिक चूज करेंगे उसमें कहीं ना कहीं साइंस मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ किताबी वाला काम, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ किताब से या PhD कर ले, ऐसा नहीं। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे काम जो उनको दिखे कि हाँ सच में आप कुछ साइंटिफिक चीज़ें करना चाहते हो आप, राइट। तो आगे हम बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब लेटेस्ट पब्लिकेशन के बारे में है कि उन्होंने क्या मतलब पब्लिकेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सीधे मेनू में आते हैं। मेनू में आप आएंगे तो यहाँ पे अबाउट NIS है, पीपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NIS के बारे में जाकर कि NIS में क्या क्या है, कैसे है, ठीक है। इसके बारे में आप जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं कि NIS की स्थापना कब हुई या इसके हेड कौन है, इन सब के बारे में आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद हम सीधे चलते हैं जो मैं आपसे कह रहा था उसके बारे में, क्या नाम है, हाँ। तो जब आप इसको नीचे करेंगे, ठीक है, मतलब आप मेनू पे क्लिक करेंगे और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्टोरल प्रोग्राम दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से ओपन होगा और यहाँ नीचे आपको दिखेगा एकेडमिक कोर्स, उसके बाद PhD रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आप इसको देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एलुमनी के बारे में, PhD ऑनलाइन एप्लीकेशन, डॉक्टरल स्टूडेंट, बहुत सारे थीसिस के बारे में। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे जो है कि PhD होता है, राइट। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे PhD रूल्स एंड रेगुलेशन पे हम क्लिक करते हैं, जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि NIS, जब आप क्लिक करेंगे उस पर तो आपको आएगा NIS डॉक्टरल प्रोग्राम रूल्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस सितंबर 2020। इस पर आप जो है क्लिक करेंगे तो ये आपका होगा ओपन, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने कल इसको डाउनलोड किया था, तो देख लेते हैं क्या है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, इसके बारे में आप डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे NIS PhD गाइडलाइन 2016 है, यहाँ पे 20 है, तो हम 20 वाला ओपन करते हैं कि 20 में क्या है। तो जब आप उसको ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और फिर आप यहाँ देख सकते हैं सब गाइडलाइन इसके बारे में। इसके बारे में आप आगे नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि अबाउट PhD, ठीक है, कि अबाउट द डॉक्टरल प्रोग्राम, मतलब यहाँ PhD में कैसे कैसे क्या होता है, इन सब के बारे में आप जो है कि जानकारी पा सकते हैं। इसका हिस्ट्री क्या है उसके बारे में है। उसके बाद इंस्टीट्यूट जो है किन किन चीज़ों से मतलब मिलकर बना है, क्या क्या है इसके अंदर में। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड आर कंप्लीटिंग अ मास्टर MPhil डिग्री एनी रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ या ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग एंड विद अ प्रोवन एकेडमिक रिकॉर्ड मिनिमम 55%, मतलब आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए वो 55% के आसपास होना चाहिए। एलिजिबल टू अप्लाई कैंडिडेट्स विद प्रोफेशनल डिग्री इन मेडिसिन, लॉ, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल वर्क आर आल्सो वेलकम टू अप्लाई, while some research and or field experience in the concerned area may be preferred for some of the area isn't essential, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास 55% होना चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर आपने उस एरिया में कुछ काम कर रखा है तो ये उनको ज़्यादा थोड़ा तवज्जो दी जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो इतनी कहानी यहाँ की हो गई एलिजिबिलिटी की। इसके बारे में जो है कि जो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मैंने आपको बताई थी कि NIS जो है कि आपको फेलोशिप देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस आर स्टूडेंट्स selected through the institute conducted entrance exam and multiple level of interview. They are awarded NIS
फेलोशिप टू परस्यू देयर डॉक्टोरल वर्क एट द इंस्टीट्यूट। तो जो फंडिंग आपको मिलती है वो 4 तरीके की है। एक तो इंस्टीट्यूट खुद देता है, सेकेंड जो है कि एक्सटर्नल फंडेड कैंडिडेट मतलब जो बाहर से मिलता है, चाहे वो आपका इंस्पायर दे रहा हो, यूसी दे रहा हो, CSIR दे रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको मिलता है। थर्ड आपका प्रोजेक्ट कैंडिडेट, मतलब कुछ काम होते हैं जिनमें आप जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, उससे जो है कि आप PhD अपना करते हैं। चौथा है कि आपका जो है सेल्फ फंडेड कैंडिडेट, मतलब खुद से आप उसको फंड करते हैं, मतलब खुद से अपने पैसे पे आप PhD करते हैं। तो इन सब के बारे में आप अपना डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन था एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। और आगे बहुत कुछ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ओके। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।